नमस्कार दोस्तों। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे भारत में स्टार्टअप को लेकर बहुत ज़्यादा सभी के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि स्टार्टअप अपना स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि किसी भी राष्ट्र की उत्पत्ति एवं उस राष्ट्र के विकास के लिए और उस राष्ट्र के भविष्य में कितने आगे जाने की संभावना है, इसको आंकने के लिए दो पैमाने विश्व रूप में लागू किए जाते हैं। पहला, उस देश में कितनी यूथ यानी कि यूथ जनसंख्या है। दूसरा, उस देश में नवाचार एवं उद्योगों को पनपने के लिए कितना अच्छा माहौल उत्पन्न कराया जाता है। इसमें दूसरे जो माहौल होता है, जो दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें कि उद्योग को उत्पन्न करने के लिए कैसी सेवाएं दी जाती हैं सरकार के द्वारा, इसको देखने के लिए वहाँ के स्टार्टअप को देखना अत्यंत आवश्यक है कि वहाँ जो स्टार्टअप हमारा पनप रहा है, वह जो स्टार्टअप वहाँ हो रहा है उसके लिए कैसा एक एनवायरनमेंट है। इसके लिए आज जनसत्ता में एक संपादकीय हुआ, संपादकीय को पेश किया गया जिसमें बताया गया है कि भारत में स्टार्टअप को लेकर कैसी अवधारणाएं हैं और भारत में स्टार्टअप कितना चल रहा है, किस तरह से उसमें समस्याएं आ रही हैं, उसके क्या प्रभाव हैं, उनके क्या कारण हैं, चुनौतियां हैं। ये सभी देखने के लिए हम आज इस वीडियो पे आए हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और औरों के बीच शेयर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें यह बताया गया है कि पैसा सर्वप्रथम तो यह देखा जाए कि स्टार्टअप होता क्या है। तो यह वह उत्पाद एवं सेवाएं होते हैं जो आमतौर पे बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए इसमें तकनीकी एवं अन्वेषण के साथ बाजार में उपलब्ध समस्याओं को समाप्त करने के कार्य को उपलब्ध होती हैं। यानी स्टार्टअप वह होता है जिससे कि कोई भी मार्केट में या किसी भी प्रकार के समाज में कोई ऐसी समस्या हो जिसका निवारण ना हो पा रहा हो। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो पूरा विश्व जो है कैंसर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, खासकर तो अपना भारत। अगर कोई भी ऐसा कंपनी या कोई भी ऐसा नवाचार करके जो एक ऐसा कुछ ऐसा उत्पाद बना दे जिससे कि हम कैंसर को समाप्त कर सकें, तो वह जो उत्पाद होगा, वह जो जिस कंपनी द्वारा लाया जाएगा, वह एक नवाचार होगा। तो यह ये स्टार्टअप के अंतर्गत आता है। पहला यह हो गया। दूसरा हम यहाँ देखते हैं, स्टार्ट उपक्रम में ऐसी इकाइयों को शामिल किया जाता है भारत के द्वारा जो आंकड़े बताए गए हैं या भारत में जो मान्यता प्राप्त एक जो मापदंड है कि स्टार्टअप किन्हें कहा जाएगा, दूसरे वाक्य में हम यह देखेंगे। तो ये है कि स्टार्टअप उपक्रम में ऐसी इकाइयों को शामिल किया जाता है जो भारत में पिछले 5 वर्ष से अधिक पंजीकृत ना हो। यानी कि उनके पंजीकरण में, जैसे कि वर्तमान में अभी 2023 चल रहा है, तो उनका पंजीकरण 2017 से पहले का ना हो। हाँ, अगर वो 2017 के पहले हो तो 5 साल से ज्यादा हो जाएगा। जब 5 साल से ज्यादा हो जाएगा तो वह कंपनी स्टार्टअप के रूप में नहीं मानी जाएगी। तो इसमें लिखा गया है, भारत में पिछले 5 वर्ष से अधिक पंजीकृत ना हो तथा जिसका सालाना कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक ना हो और यह इकाइयां औद्योगिक नवाचार, बौद्धिक संपदा से प्रेरित उत्पाद, सेवाओं, नवाचार, विकास, विस्तार की दिशा में काम कर रही हूँ। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा है कि ओला स्कूटर आई है। ओला स्कूटर में क्या है, उसने जो है विद्युत के द्वारा यानी कि बैटरी सेवाओं के द्वारा जो हमारे परंपरागत इंजन थे, डीजल इंजन एवं पेट्रोल इंजन को प्रतिस्थापित करते हुए उसमें नवाचार लाया। हाँ, नवाचार लाने के साथ साथ उसको इको फ्रेंडली भी बनाया जिससे आने वाली पीढ़ियों को उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। सतत विकास के लिए कार्य किया, तो यह एक नवाचार के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह एक बहुत बौद्धिक बौद्धिक जो है नवाचार होता है। इसमें औद्योगिक का निवेश होता है, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार इस तरह के कारोबार को हम स्टार्टअप के रूप में देखेंगे। अब देखते हैं स्टार्टअप की कंपनियों का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। हम बहुत ज़्यादा पुराने नहीं जाएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या कुछ इस तरह का देखेंगे बहुत सा। हम हाल के वर्षों में 10-12 1-2 दशक के अंदर
जो जितने भी बदलाव आए हैं उसको देखने की इस स्लाइड में कोशिश करेंगे। इस स्लाइड में देखने की कोशिश करेंगे। कंपनी की अवधारणा यानी कि स्टार्टअप कंपनी की अवधारणा पिछले 15 वर्ष से ही प्रचलित में है। यानी कि पिछले 15 वर्ष में ही देखेंगे भारत में स्टार्टअप को लेकर कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन तत्कालीन 4-5 वर्षों के बीच आप देखेंगे करीबन 2018 कोरोना से पहले 2018 से देखेंगे, जब से आपका सूचना क्रांति हुई, जब से जियो ने 4G लाया, तब से इसमें नवाचार की क्रांति हुई। उसके बाद आप देखेंगे स्टार्टअप कंपनियों का जो रफ्तार वो तेजी से बढ़ी हुई है। हाँ, सरकार ने भी स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह के निवेश निवेश आर्थिक सहयोग दिया है, सिंगल विंडो क्लीयरेंस दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है। इस तरह का तंत्र विकसित करके जो स्टार्टअप करना चाहता है उसको अपने देश में यानी कि भारत में निवेश करने के लिए भारत सरकार ने बहुत प्रोत्साहन दिया है। भारत सरकार ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया नाम की एक योजना भी चलाई हुई थी। हाँ, और जो हमारे लघु एमएसएमई सेक्टर है उसको प्रोत्साहन देने के लिए मुद्रा योजना भी बनाई गई थी, जिससे भी अगर किसी कारोबारी को कुछ कार्य करना है तो उसके लिए मुद्रा योजना लाई गई थी। हाँ, लेकिन स्टार्टअप इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें कहते हैं स्टार्टअप निवेश लाया गया था, जिससे कि भारत में आने वाले निवेश और भारत के नवाचार को और आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर भारत में जितना ज़्यादा निवेश होगा, जितना ज़्यादा नवाचार होगा, हाँ, इन सब से का परिणाम क्या होगा? भारत की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अगर निवेश होगा तो रोजगार मिलेगा तो जीविका का आय उस समृद्ध होगी, जीविका की आय समृद्ध होगी, तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश आर्थिक समृद्धि होगा, और जैसे जैसे आर्थिक समृद्ध होगा तो हम आर्थिक विकास की ओर भी अग्रसर हो जाएंगे। आइए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। भारत में स्टार्टअप को लेकर जो आंकड़े बताए गए हैं वो क्या कहते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया में वर्ष 2022 में पंजीकृत पंजीकृत स्टार्टअप हुए हैं, उसमें 22,522 स्टार्टअप जो पंजीकृत हुए हैं। यानी कि भारत में जो पंजीकरण हुआ है 2022 में जितने नए स्टार्टअपों का, वह 22,522 थे। जबकि वहीं आप 2021 में स्टार्टअपों की संख्या देखेंगे तो वह 19,989 थी। वह 19,989 थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2021 और 2021 और 22 के बीच के जो पंजीकृत कंपनियों के का प्रतिशत में आंकड़े देखा जाए तो 32.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अगर हम नीति आयोग की रिपोर्ट देखें जो स्टार्टअप इंडिया के लिए आती है, उसमें देखें तो अब तक भारत में स्टार्टअप के लिए 90,000 स्टार्टअपों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा अग्रणी जो है वह महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, दिल्ली है, यूपी है, गुजरात है। इन सारे राज्यों में स्टार्टअप को लेकर बहुत ही ज्यादा अग्रसर भूमिका सरकार की निभाई जाती है। अब स्टार्टअप होने से क्या फायदे होंगे ये देख लेते हैं। रोजगार को लेकर इसमें क्या फायदे होंगे। रोजगार में देखा जाए तो स्टार्टअप कंपनियां द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 5.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है, प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से का अभी तक कोई आंकड़ा आया नहीं है कि स्टार्टअप से कितने लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया है। वर्ष 2018 में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मंच तैयार किया गया, इसे कहा गया क्रेटा मंच। क्रेटा मंच में ये होता है कि इस एक मंच के द्वारा जितने भी हमारे स्टार्टअप के फाउंडर होते हैं उनको बिल पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट सिस्टम मुहैया कराया जाता है, जिससे ये अपना जो स्टार्टअप में निवेश किए हैं उसके लिए जो लोन लेते हैं उसमें ये अपना प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं। सपोज करिए किसी स्टार्टअप ने 100 रुपए लिया है, किसी स्टार्टअप ने 100 रुपए जो है निवेशकों से लिया है, और उसकी प्रीमियम पे करने के लिए वो 5 रुपए 2 रुपए के हिसाब से एक मंथली प्रीमियम बना दे। तो ऐसे करने के लिए क्रेटा एक मंच का जो है भारत सरकार ने एक मंच प्रदान किया है, जो कि एक क्रेटा मंच है। चुनौतियां देख लेते हैं इस क्षेत्र क्या है। इस क्षेत्र में चुनौतियां भी, जितना ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि स्टार्टअप में ये फायदा हो रहा है, स्टार्टअप में उस प्रकार का देश की समृद्धि है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इससे बहुत चुनौतियां भी हैं। आइए चुनौतियों में देख लेते हैं। पहला चुनौती ये है इस हमारे भारत में शिक्षा प्रणालियों में
व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण उद्योग अनुभव प्रदान करने की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में इस तरह का कोई भी बदलाव नहीं आया है अब तक। जो 2019 में शिक्षा प्रणाली जो नई शिक्षा नीति लागू हुई उसको छोड़कर इससे पहले जो था उसमें किसी भी प्रकार से ऐसे नवाचार के लिए या फिर जो व्यवसाय हम करेंगे उससे कितना प्रॉफिट लॉस होगा इसको लेकर कोई भी रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं हुआ था भारत में इससे पहले, और ना ही इसका अनुभव प्राप्त था। इसलिए शिक्षा प्रणाली में कमजोरी है। हाँ, और इसके अंतर्गत एक देखेंगे, छोटे उत्पादों की ग्राहकों तक पहुंच बहुत कम होती है। जो नए स्टार्टअप होते हैं वो छोटे ग्राहकों यानी कि जो हमारे कस्बों गांव में होते हैं उन तक इसकी पहुंच बहुत कम होती है, तो यह स्थायी लोगों तक या स्थायी भाषा तक ही सीमित रह जाते हैं। हाँ, इसमें बताने की कोशिश ये किया गया है कि जो छोटे उत्पाद होते हैं, कुछ भी छोटे उत्पाद या स्टार्टअप जो फैलाया जाएगा वह सिर्फ हमारे क्षेत्र विशेष तक ही रह जाते हैं, क्षेत्र विशेष तक रह जाते हैं, एक क्षेत्रीय भाषा में रह जाते हैं। अगर उनको वर्ल्ड लेवल का या तो भारत में राष्ट्रीय लेवल का बनाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियां आती हैं, लोगों तक पहुंचने की चुनौतियां सबसे पहले आती हैं। दूसरा जो है चुनौतियां वह है कुशल कर्मचारियों को। किसी भी स्टार्टअप में आप देखेंगे कुशल कर्मचारियों को बहुत ही सम्मान के नज़र से देखा जाता है, क्योंकि जो उस क्षेत्र का स्टार्टअप होगा वह कुशल कर्मचारियों को अपने ओर जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जैसे कि अतिरिक्त वेतन दे के सुविधाएं देकर, हाँ, उनको लोभ लुभावन वादे करके उन जो कुशल कर्मचारियों को बड़ी कंपनियां अपनी कंपनियों में मर्ज कर लेती हैं, जिससे बड़ी कंपनियों का एकाधिकार बना रहता है। जब बड़ी कंपनियों का एकाधिकार बना रहता है तो वह छोटी कंपनियां जो हैं उसमें किसी भी प्रकार का जो मार्केट में उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं। जैसे वर्तमान में आप टेक कंपनियों में देखेंगे कि किसी सर ने किसी को हायर कर लिया कि वो किसी और संस्था में था, वो उससे हायर हो गया, तो इससे क्या होता है कंपनी की नींव कमजोर होती है। जो बड़े कंपनी है एडटेक में जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वह अच्छे सरों को अपने पास बुला लेती हैं, और जो नीचे के जो जो स्टार्टअप ग्रोथ कर रहा होता है उसको इससे बहुत ही प्रभावित होना पड़ता है। तीसरा देखेंगे शिक्षा का अभाव भी है। भारत में लगभग 70% आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है, जिससे उन जनसंख्या में इंटरनेट का उचित उपयोग एवं उस स्टार्टअप कंपनियों का जो प्रचार प्रसार होता है वो जो है एडवर्टीजमेंट जो है वह उचित रूप से गांव की आबादी तक पहुंच नहीं पाता है। अगर वह गांव की आबादी तक पहुंच जाता है तो सोचिए भारत के आप 70% आबादी को कोई स्टार्टअप या कोई स्टार्टअप का एक समूह जो है उस तक पहुंच सकता है। तो ये हो गई इसकी चुनौतियां। आइए देख लेते हैं जो इसके लिए एक रिपोर्ट आई थी, टैक्सन की एक रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में, उसी को लेकर हमारे जनसत्ता में एक कहते हैं संपादकीय छपा था, उसकी आज विश्लेषण देख लेते हैं। इस टैक्सन की एक रिपोर्ट में कहा गया था, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 2404 स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। यानी चुनौतियों के साथ साथ इसको चलाने में भी बहुत दुविधा आ रही है। जो अब तक के स्टार्टअप कंपनी थे वो बंद हो चुके हैं। जो 2404 स्टार्टअप कंपनी 2022 में बंद हो चुके हैं, वहीं 2021 में 1012 स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। वहीं 2018 में जाएं तो 3484 स्टार्टअप बंद हो चुके हैं, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा, पिछले 5 वर्ष में सबसे सर्वाधिक स्टार्टअप बंद हो चुके थे वर्ष 2018 में। कारण देख लेते हैं, कारण क्या देख लेते हैं इसमें क्या कारण है जो स्टार्टअप को ऐसी जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहला है पूंजी की कमी, हाँ, दूसरा है नवीन तकनीक की कमी। एडटेक कंपनी जो सबसे ज्यादा मजबूत है, मतलब कि एडटेक कंपनी जो 2018 से देखेंगे भारत में अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, जैसे कि बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, ये सब कंपनियां जो एडटेक कंपनियों में आती हैं, हाँ, उसमें भी उनमें भी आप देखेंगे कि 25 स्टार्टअप अब तक बंद हो चुके हैं। इनके बंद होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था पूंजी का निवेश, क्योंकि कोई भी जो जो फाउंडर होता है जब वो अपनी कंपनी की स्थापना करने जाता है तो उसको सरकार से या फिर किसी प्रकार से निवेश नहीं प्राप्त होने की वजह से उसे जो है अपना अपना पैसा लगाना पड़ता है, और वह धीरे धीरे जब वो डिक्रीज होने लगता है तो वह कंपनियां क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो इस प्रकार से भारत में अब तक एडटेक कंपनियों में यानी कि जो एजुकेशन को लेकर पढ़ाते हैं उसमें 25 प्रकार के स्टार्टअप
यानी कि 25 कंपनियां अब तक बंद हो चुकी हैं। वहीं वर्ष 2022 में एडटेक कंपनियों को मिलने वाला निवेश जो था वो 2.5 अरब डॉलर का था। जो 2022 में एडटेक कंपनियों को अब तक जो निवेश मिला था 2022 में, वो 2.4 अरब डॉलर का था। जबकि वहीं 2021 में देखेंगे तो इन एडटेक कंपनियों को 4.1 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ था। यानी कि 2021 में आपको जो एडटेक कंपनी थी उनको जो है 4.1 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ था। जबकि यह घट के लगभग आधा से थोड़ा कम 2022 में एडटेक कंपनियों को 2.4 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ, जो एक बहुत बड़ा कारण एडटेक कंपनियों के बंद होने का प्रभाव देखते हैं। अगर जो स्टार्टअप होता है उसके बंद हो जाने से या किसी प्रकार से उस पे देश के ऊपर या देश की जनता के ऊपर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देख सकते हैं इस स्लाइड में। पहला है बेरोजगारी का अत्यंत होना। किसी भी कंपनी का जब कोई बंद होगा तो उसके कर्मचारी वहां से निकाले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी जो आंकड़े होंगे अपने आप ऊपर आ जाएंगे, लोग बेरोजगारी से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। इसी को लेकर ये बनाया गया है। इसमें देख लेते हैं ई कॉमर्स कंपनियों में लगभग 50 ई कॉमर्स कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जिसका मुख्य कारण धन की कमी था। उसके साथ हेल्थ कंपनियां, मीडिया एवं फिटनेस जैसे स्टार्टअप जो हेल्थ हेल्थ को लेकर कई कंपनियां आई थी जो ऑनलाइन हेल्थ प्रोवाइड कराती थी, वो बंद हो चुकी हैं। फिटनेस स्टार्टअप जो जिम के कई स्टार्टअप प्रारंभ हुए थे वो बंद हो चुके हैं। जब ये सब बंद होंगे तो उसमें उस खासकर तो उस स्टार्टअप के जो कर्मचारी वो भी प्रभावित होते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वहाँ काम करने वाले जो छोटे मोटे जो सफाई कर्मी होती है वो जो जहाँ पास वो बिल्डिंग बनी उसके आसपास का वातावरण, जो छोटे छोटे अप्रत्यक्ष रोजगार खुल जाते हैं, उस पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा कारण देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 89,000 लोगों को 2022 में बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था, जिसमें से सबसे ज्यादा एडटेक कंपनियों के कर्मचारियों को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ा था। इसमें आपको याद होगा पिछले साल और इस साल भी आप देखेंगे बायजूस, अनअकैडमी जैसे बड़े बड़े एडटेक कंपनी जो थी अपने बहुत से बहुत से कर्मचारियों को ऑन द स्पॉट फायर कर दिया, क्योंकि उनके पास निवेश की कमी हो गई थी। हाँ, निवेश की कमी हो गई थी इसलिए वह बंद हो गया था। हाँ, आगे देखेंगे इसको लेके आगे की राह क्या है, इसमें देख सकते हैं हम आगे इसको लिए कैसे निपट सकते हैं, स्टार्टअप को लेकर कैसे और बढ़ावा दे सकते हैं, ये देख सकते हैं इसमें। हैं, इसमें देख सकते हैं आप स्टार्टअप कंपनियों को प्रतिस्पर्धा मुक्त करने के लिए सरकार को एक व्यवहारिक नीति लाने की आवश्यकता है। यानी सरकार को एक ऐसी नीति लाने की आवश्यकता है जो समता मूलक सभी के लिए न्याय हो, या तो समानता पूर्वक सभी के लिए एक ऐसा वातावरण बना दे जिसमें प्रतिस्पर्धा को लेकर जो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो, गला काट प्रतिस्पर्धा ना हो, किसी भी कंपनी का एकाधिकार ना हो। इसके लिए ट्राई जैसी कंपनियां, ये ट्राई जैसे जो प्राधिकरण, उसको हमारे न्यायालय को बहुत ही सक्रिय रहना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी चाहिए कि इस प्रतिस्पर्धा को एक स्वस्थ पर्यावरण का भी माहौल मिले, जिससे विदेशों से आने वाले फंड को सुनियोजित तरीके से हाँ, उस अपने स्टार्टअप में निवेश करने की एक अच्छी राह मिल सके। और साथ ही साथ हमारी शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव करना पड़ेगा। लोगों को सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार के सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी जो होती है, जो एक प्रकार से उसका प्रभाव होता है, उसको कम करके लोगों को रोजगार देने वाला प्राणी बनाना है, ना कि रोजगार लेने वाला। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में यह देख रहे थे कि इस जो स्टार्टअप इंडिया, जो मतलब स्टार्टअप का कल्चर है, वह भारत में किस प्रकार से अपना व्यवहार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।